नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पर्यावरण दर्शन। दर्शकों, आज का हमारा विषय है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। पर्यावरण और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है। प्रकृति हमें कई अनमोल चीज़ें प्रदान करती है, लेकिन आज यही प्रकृति खतरे में है। वजह है पर्यावरण प्रदूषण। हमारा दायित्व है कि हम इसे कम करें और खत्म करने की कोशिश करें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है क्या, किस तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका मिला और इतनी अच्छी इनिशिएटिव को आप सभी के पास रखने का। देखिए, महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान को हमारे हिंदुस्तान में लाया था। तो 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया एक मिशन भी है और एक नारा भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है साफ़ सफाई को बढ़ावा देना, पर्यावरण अनुकूल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना, वैश्विक स्तर पे भारत की एक पहचान को उजागर करना। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, तो हमारे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या रोल है, औद्योगिकरण में क्या रोल है, वो तो हम दिखा ही रहे हैं। साथ साथ औद्योगिकरण को बचाने के लिए भी पर्यावरण संबंधी हम क्या कार्य कर रहे हैं, इसी का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया कंसेप्ट को इंडिया में लाना। सर, आपने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के बारे में बताया, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी कहीं बैठते हैं, किस चीज़ पे बात करते हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये सारी हरियाली हमारे तरफ है, तो सरकार का तो दायित्व तो बनता ही है। तो सरकार पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपने इस पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर लें। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1950 में हमारा संविधान आ गया था। जब 1950 हमारा संविधान आ गया था, लेकिन हमारे संविधान में ऐसे वे कोई कड़े कानून नहीं थे जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। तो 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, तो उसमें भारत सरकार का इस बात पे ध्यान गया कि हमें एक कानून भी बनाना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो मुझसे प्रश्न किया, उसकी सारी कड़ी इससे जुड़ी हुई है। तो 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तो भारत सरकार का ध्यान इसके तरफ गया। तो भारत सरकार ने 48 से हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद बनाए, जिसको हम एक 48A बोलते हैं और दूसरे को 51AG बोलते हैं, 51AG बोलते हैं। 48A में अनुच्छेद में संशोधन जब किया गया तो हमारे राज्य को यह अधिकार दिया गया जो कड़े कानून बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उसके बाद 51AG में नागरिकों का एक कर्तव्य दिया गया कि पर्यावरण अनुकूल आप व्यवहार करें, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए वो सारे कार्य करें, पर्यावरण को आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं वो सारे काम करें। तो मैंने अभी जो ये 2-3 चीज़ें बताई, उसमें आपका, मैं समझता हूँ जो आपका प्रश्न था उसका सारा जवाब आपको मिल चुका होगा। सर, आपने बताया कि सरकार द्वारा कई तरह के कानून लेकर के आई है सरकार, लेकिन अगर हम आज के वक्त को देखें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर वैश्विक स्तर की बात करें, भारत में भी बात करें या राज्य स्तर पर बात करें, फिर भी प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सरकार क्या नीति अपना रही है? देखिए, सरकार की नीतियां जो है वो अपनी तरफ है। सरकार हमारे लिए नीतियां बना रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी क्या चल रहा है। देखिए, औद्योगिकरण होना है, औद्योगिकरण लाजमी है, समय की वो मांग है। तो औद्योगिकरण तो होगी ही, और औद्योगिकरण जब होगा तो कुछ न कुछ हमारे पर्यावरण का उसका नुकसान होगा ही। तो सरकार के बहुत सारे इस तरह के नियम हैं, कानून हैं, जैसे इंडस्ट्री एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। उसी तरह वायु के लिए, जल के लिए सब अलग अलग नियम एवं कानून हैं। उन कानूनों का सरकार बहुत ही कड़े तरीके से पालन करवाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पर्यावरण को कैसे अच्छा बना सके। सरकार का काम है नियम एवं कानून बनाना। उसकी जो एजेंसियाँ हैं, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियाँ हैं, जिसमें सारे जो
ऑफिसर काम करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो उनका जो दायित्व है वो कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि पर्यावरण को जाने और पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पर्यावरण को जानने, समझने, संरक्षण करने और सिर्फ सरकार की नीतियों पर या सरकार के नियमों पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम लोग उस पर कार्य करें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम यहाँ पे आज बैठे हुए, कितनी आप मनोरम दृश्य है ये किसी नियम के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं बने थे या नहीं बने होंगे ना। तो ये क्यों बना होगा? जब यहाँ पे जब संस्था आई, ठीक है, जब संस्था आई तो लोगों ने इसका वृक्षारोपण किया होगा, कुछ लोगों ने इसमें पानी डाला होगा, तो आज ये पेड़ पौधे बड़े हुए हैं और हम इनके नीचे बैठे। अब देखिए होता क्या है, आम पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, इन तीनों के बीच कड़ी कैसे काम करती है। सबसे पहले आम पब्लिक को ही आना होता है, जिसने भी इसे लगाया। आज सरकार के नियम एवं कानून है, अब हमारी मजबूरी है या हमारा दायित्व है इन पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो यहाँ पे तो सरकार के नियम एवं कानून काम करते हैं और इन नियम एवं कानून के कारण ही सारे पेड़ पौधे हमारे पास सुरक्षित है। लेकिन हमें अपने रोल को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराने टाइम में होता क्या था, जो भी आदमी कहीं भी होता था अपने आस पड़ोस की वो साफ़ सफाई करता था। उसका मकसद ये नहीं होता था कि हम काम कर रहे हैं, या उसके माइंड में ये नहीं होता था कि हम काम कर रहे हैं। वो एक कल्चर बनी हुई थी, हमें फिर उसी कल्चर में ढलना होगा। और मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, चाहे प्राइवेट संस्थानें हो, चाहे कुछ लोगों का ग्रुप हो, उनका काम है काम करना, उनका काम है रूल एंड रेगुलेशन बनाना, उनका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को उसमें अपनी सहभागिता बढ़ानी चाहिए। अब आपने बात किया कि कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं। देखिए, संरक्षित रखने के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे आपका सामने पेड़ है, तो ये पेड़ आपने लगा दिया, ठीक है, अब क्या है, आप इसमें पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी डालने पे ये पेड़ बढ़ रहा है, ये फल फूल दे रहा है, तो ये अब संरक्षित हो रहा है। जब आप डाल रहे हो ना पानी इस पर, तो ये संरक्षित हो रहा है। जैसे देख लिए आपके बगल में वो पेड़ है, उसके चारों तरफ चबूतरा डाला हुआ है, तो वो उसका एक संरक्षण हो रहा है। और एक दूसरा संरक्षण भी होता है जिसको हम बोलते हैं सामाजिक संरक्षण। सामाजिक संरक्षण में क्या होता है, किसी पर्यावरण का सामाजिक संरक्षण में कि चूँकि चबूतरा तो बन गया, उसका संरक्षण हो गया। सामाजिक संरक्षण सबसे बड़ा जरूरी चीज़ होता है। उसमें क्या होता है, इसको कोई तोड़े नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हो, मवेशी वगैरह जो है आकर उसके काटे नहीं, खाए नहीं। तो ये सारे संरक्षण है। और संरक्षण के और भी बहुत सारे आयाम है। जैसे संरक्षण में ये भी आता है, जैसे हमारे पुराने पेड़ पौधे हैं, पीपल है, नीम के पौधे हैं। मैं आपको एक पौधे का नाम बताऊंगा जिस पर हम लोग काम भी करते हैं, जिसको हम लोग लेमन ग्रास बोलते हैं। ये एक औषधीय पौधा है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो जब हम एक लेमन ग्रास के पौधों को कहीं पे लगाते हैं ना, तो वहाँ भी संरक्षण होता है पर्यावरण का। अब कैसे संरक्षण होता है, जिसके लेमन ग्रास में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जब ये कोरोना का टाइम आया था, उस समय लोग जिंक की टेबलेट खाते थे। मैं लोगों को बोलता था कि आप पैसे लगा के जिंक की टेबलेट खा रहे हो, आप इस लेमन ग्रास का चाय बना कर पियो, चूँकि ये घास की एक प्रजाति है, ठीक है। तो लोगों ने इस बात को समझा, उसे पीने लगे। देखिए यहाँ पे संरक्षण कैसे आता है। जब हमने लोगों को ये चीज़ बताया ना, तो यहाँ पे संरक्षण घुसा। लेमन ग्रास आज नहीं है, बहुत पहले से था। अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जाना था। कुछ लोग इसे नींबू घास, हाँ, नींबू घास भी इसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे संरक्षण ऐसे आया जब मैंने उस चीज़ को लोगों को बताया, आज लोग उसे लगा रहे हैं, लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक संरक्षण का रूप है। मतलब जो भी हमारे पुराने पेड़ पौधे या जो भी हमारे कल्चर से संबंधित जो भी पेड़ पौधे हैं, आप किसी न किसी तरीके से आप उनको बढ़ावा दीजिए। ऐसा भी करके आप पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हर एक मनुष्य को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार सिर्फ नीति बना रही है, कानून बना रही है, लेकिन हमें खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे में अभी के वक्त में पाठ्यक्रम में भी लोगों के, बच्चों में खासकर अब इसे लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो हम चाहेंगे कि आप उस जागरूकता अभियानों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जो सरकार द्वारा अब पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि जागरूकता अभियानों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है,
ये पहले से भी होता आ रहा है। जब हम लोग 6ठी या 7वीं क्लास के किताब में पढ़ते थे हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति क्या है इसके बारे में आप बताएं, इस तरह की जो हमें किताबें पढ़ाई जाती थी तो पहले भी था। अब ये थोड़ा आगे बढ़ा, आगे इस तरह बढ़ा है कि अब विजुअल इफ़ेक्ट के द्वारा भी, वीडियो ऑडियो वीडियो इफ़ेक्ट के द्वारा भी, स्मार्ट क्लास के थ्रू भी बहुत सारे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी इस चीज़ को पढ़ा रही है। तो ये काम तो आ रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं किसी एक चीज़ को मैं ये नहीं यहाँ पे इंगित करना चाहूँगा कि हाँ फलाने या इस राज्य सरकार ने या इस केंद्र सरकार ने इस पाठ्यक्रम को अपनी इस चीज़ में ऐड किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले से ज़्यादा ये पाठ्यक्रम में आया है। और ये सिर्फ हमारे पहले क्या था कि 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन इन चीज़ों में ये पर्यावरण एक लोग पर्यावरण में पोस्ट ग्रेजुएट या सारी चीज़ें करते थे, रिसर्च करते थे। लेकिन अब बहुत सारे स्कूल भी आ गए हैं जो सरकार के माध्यम से अपने यहाँ छोटे छोटे एक लैब बना रहे हैं जिस पे वो पर्यावरण कैंप बोलते हैं, उसको इन्वायरमेंटल कैंप उसे बोलते हैं। और ये तभी हो रहा है जब सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। सर, प्रदूषण स्तर की अगर हम बात करें तो खासकर बिहार में अभी प्रदूषण का क्या स्तर चल रहा है? जिस तरीके से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण जो है वो अभी बढ़ता ही दिख रहा है। ऐसे में अभी क्या स्तर है बिहार में? देखिए, जो अभी आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ऐसा प्रश्न इसके बीच में आए, क्योंकि यही एक प्रश्न है जो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में रखता है और कह के जाता है। जैसे 10-24 में मैंने यहाँ मैं बैठा हुआ था और यहाँ का मैं AQI चेक कर रहा था। AQI हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो 74 था। फिर मैंने क्या किया, पूरे अपने देश का AQI चेक किया, ये 76 था। तो देखिए, पूरे देश का अगर 10-24 में मैं बात करूं तो 76 था और 10-24 में अपने इस एरिया का 74 था। तो प्रदूषण के मामले में यहाँ पे दो चीज़ें, प्रदूषण के मामले में अभी तो हमारा बिहार में इसका स्तर सही है। लेकिन देखिए, दो चीज़ें होती है, हमारा जो प्रदूषण जो नापा जाता है इसके मापदंड है। एक होता है 0 to 51, एक होता है 51 to 100। तो 0 to 51 का जो रेंज होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है और 51 to 100 का जो रेंज होता है ये सेटिस्फैक्ट्री होता है। तो हमारा सेटिस्फैक्ट्री है, चूँकि अभी बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा AQI हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे आता है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि हाँ इसका स्तर कैसा है या इसको हम क्या रैंक दे सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे जो अदर कंट्रियाँ या यूरोप की जो कंट्रियाँ हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, जो हमारे छोटे छोटे जो ज़िले होते हैं, इतने बड़े बड़े यूरोप में कंट्रियाँ होती हैं। अगर उन यूरोप की कंट्रियों की अगर आप AQI इंडेक्स देखेंगे तो पाएंगे कि वो बहुत ही हमसे ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को रख के जाता है। देखिए, जो दर्शक हैं वो इस बात को समझे कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होता क्या, ये जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है, ताकि आप भी देखिए, यहाँ पे आपने मुझसे जो पहले प्रश्न किया था पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, अब दर्शक भी उसको संरक्षित कर सकते हैं सिर्फ इस चीज़ को समझ के। देखिए, AQI जो होता है वो बनता कैसे है, वो एक मापदंड है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। उसमें क्या होता है, एक हम PM बोलते हैं 2.5 और एक 10 PM। तो ये जो होता है PM क्या है, जो हमारे एयर में हवा जो है उसके ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट के साथ जो हल्के हल्के कण जो होते हैं, जो पार्टिकल मिलते हैं, तो हमारे PM बनते हैं। तो ये PM का दो है, एक 2.5 और एक 10 है। उसके बाद क्या होता है, हमारे हवा में पर्यावरण में एक CO होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहीं कहीं क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए अमोनिया और लेड को भी ले लिया जाता है। जो इनकी मात्रा होती है ना, उसी मात्रा के आधार पे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है। तो जो दर्शक हैं मैं उनसे ये बताना चाहूँगा, देखिए इसमें दो चीज़ मैंने आपको बोला, सल्फ़र डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप पेड़ पौधों को आप लगाते हैं ना, पेड़ पौधों को जैसे ही आप लगाते हैं तो क्या होता है, वो गैसें निकलती है। जब अब हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाना फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो जो गैसें निकलता है, जो संतुलन बनाना है ना, ये पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन छोड़ के उस संतुलन को बना देती है।
तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरा चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि देखिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिनसे, देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो गया तो हमारा सब कुछ अच्छा हो गया, नहीं, देखिए उसमें हमारा जो धूलकण है ना उसका भी रोल होता है। चूँकि जो हमारा बिहार जो है एक समतल धरातल है और इसका अगर भौगोलिक परिवेश आप देखेंगे तो दो तरह से बाहरी हवाएं आ जाती है। एक हमारा जो हरियाणा का क्षेत्र है, एक हमारा यूपी का क्षेत्र है। और चूँकि जो हमारा धरातलीय क्षेत्र है, हमारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी के जो कण होते हैं ये थोड़े हल्के होते हैं और ये जब उड़ते हैं ना तो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत बढ़ा देते हैं। तो ये मतलब नहीं हुआ कि हम सिर्फ पेड़ पौधे ही लगा रहे हैं तो हमारा पर्यावरण संतुलन होगा, एयर क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरी क्या होती है, जो हमारा पानी है, लोगों को लगता है कि नहीं हमारे घर की हमने साफ़ सफाई तो कर ली लेकिन तालाब में पानी है या किसी आपके गमले में पानी है, तो जो कि वो जो पानी सड़ता है ना, सड़ने, आम भाषा में समझिए जब वो पानी सड़ेगा तो कुछ न कुछ गैसों को निकालेगा। जब वो गैस हमारे पर्यावरण में जाएंगे ना तो कभी ना कहीं हमारे पर्यावरण संतुलन को ख़राब करेंगे और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बोलता हूँ उसमें उनका योगदान रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए आपको जल, थल और नभ, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उन औषधीय पौधों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिनसे हमें फ़ायदा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रदूषण स्तर को कंट्रोल में रखने के लिए वृक्षारोपण ज़रूरी है, साथ ही जल जो है उसे भी स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो सोशल मीडिया जो है वो आज के दौर में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरीके से जागरूकता अभियान जो है चलाई जा रही है और लोग किस तरीके से सजग हो रहे हैं? देखिए अभी जो आपने सोशल मीडिया की बात की, ये देखिए ये आज समय की मांग है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जवाब छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया जो है आज सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, नहीं कि इन्वायरमेंटल चेंज में ही, बहुत सारी चीज़ों में। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से एक अपील करूंगा कि सरकार है, प्राइवेट संस्था है, कुछ लोगों की संस्था है, ये सब पर्यावरण संतुलन में लगे हुए हैं। आप लोग, आपके अगल बगल में कहीं भी अच्छा कार्य होता है ना, आपको ये लगता है कि हाँ इससे पर्यावरण संतुलन बनेगा, हमारा एयर क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप वैसे वीडियो को अपलोड करें और लोगों तक पहुंचाएं। उसके बाद इसके पहले आपने पूछा कि उनका क्या योगदान है। देखिए योगदान होता क्या है, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, जिसका टैग लाइन है मेरी मिट्टी मेरी पहचान मेरा उत्पाद मैं बिहार हूँ। ये दूर दूर तक लोगों के पास तभी पहुँचता है। इसका सबसे बड़ा क्या है, गांव देहातों में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन लिए रहते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और जो भी सोशल साइटें हैं उन सोशल साइटों पे ये उन वीडियो को डालते हैं। तो चूँकि एक तो ये जो मैं ये प्रोग्राम में कर रहा हूँ वो उसकी बात हो गई, तो यही चेंज चलता है। जैसे सोशल मीडिया का काम क्या है, जो लोग हैं कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, अच्छा प्रोग्राम होता है तो सोशल मीडिया उसको दूर तक फैलाता है। जैसे अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग होगा तो इसका एक लिमिटेशन है, एक टाइम फ्रेम है। चूँकि ये आज का जो समय है भागदौड़ का समय है, लेकिन जब यही चीज़ें उसी रूप में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही चीज़ें चल जाती हैं तो इसका रीच बढ़ जाता है, मतलब बहुत दूर तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। मतलब समय की जो मांग है, कम समय में अपनी ज़्यादा बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और यही सोशल मीडिया का योगदान इन चीज़ों में भी करती है। जब हम अच्छे काम करते हैं, पर्यावरणीय तहसी काम करते हैं, पर्यावरण से संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश से, या जो भी अच्छे संस्थान करते हैं, तो वहाँ के लोगों या उसको देखने वाले लोगों जब उस वीडियो को अपलोड करते हैं ना, तो वो दूर दूर तक ये बातें जाती हैं। तो जब बातें दूर दूर तक जाती हैं तो लोगों के पास पहुंचती है, लोग उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं ना, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं चाहूँगा कि जो भी श्रोतागण देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएं, कि शायद कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। सर, अगर हम विकास की बात करें तो विकास के लिए पर्यावरण को थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में विकास भी ज़रूरी है।
तो कितना दमन जो है पर्यावरण का होना जो है वो सही है और कितना नहीं, इस पर सरकार की क्या नीति है? देखिए, आपने अभी एक सवाल किया कि औद्योगिकरण के साथ पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस पे सरकार की क्या नीति है। तो देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति है, कम से कम दोहन हो, हमारा औद्योगिकरण भी होता रहे, विकास भी होता रहे। सरकार ने इसके लिए कड़े कानून भी बनाए, सिर्फ एक पर्यावरण के लिए ही नहीं बना है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार ही हो। हमारा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, जिसमें इन तीनों चीज़ों को कवर किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने हमारा वायु प्रदूषण के लिए अलग अधिनियम बना रखा है, जल प्रदूषण के लिए अलग बना रखा है, फैक्ट्री एक अलग बना रखा है। जैसे कि सरकार ने बहुत से नियम एवं कानून बना रखे और सख्ती से इसका पालन करें। जैसे आपका ये फैक्ट्री एरिया है, मान लीजिए ये आपका कमर्शियल एरिया है, तो इसके लिए आपके एक अलग कानून है। गांव है, उसके लिए एक अलग कानून है। लेकिन इसमें देखिए, सरकार मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, सरकार नियम एवं कानून बनाती है, पहले भी बनाती रही है, अभी भी बनाती रही है, और जहाँ तक हो सका है सरकार सख्ती से उसका पालन करवाती है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि लोग इसका पालन करें। लेकिन इन सब के बावजूद आम लोगों की भी सहभागिता की ज़रूरी है। जब तक आम लोग इसमें सहभागी नहीं होंगे, तब तक हम सरकार और ग्रुप ऑफ पीपुल के भरोसे नहीं बैठ सकते। सर, जैसा कि आपने बताया कि लोगों की भागीदारी भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में अगर हम आज के दौर को देखें तो जहां लोग पहले घर के बगल में कचरा फेंक देते थे, आज हर गली मोहल्ले में कचरा वाला गाड़ी जो है वो घूम रहा है और लोग सजग भी हो रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। क्या ऐसे में लोगों की जागरूकता जो है वो बढ़ी है सरकार की इन योजनाओं से? देखिए, आपने जो अभी सवाल किया, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, जिसमें मेरा आपका जो इसके पहले जो आपने सवाल किया था, वो भी इसके अंदर आता है कि सरकार ने जो नियम एवं कानून बनाई है उससे जागरूकता बढ़ी है कि नहीं। आपने कचरे की बात की या लोग की सहभागी की बात की, इसमें बहुत बड़ा योगदान आता है। जैसे अभी बिहार सरकार की एक जल जीवन हरियाली योजना है, मैं ये कि आपको बताना चाहूँगा, और एक बिहार सरकार की योजना है बिहार में पेड़ लगाओ और पैसे पाओ योजना। तो ये दो योजनाएं हो गई। उसके बाद आपने कहा कि लोगों की क्या भागीदारी है और लोग अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं। कचरे की बात की, देखिए पहले क्या होता था कि हम सुबह उठते थे, थैले में कचरा उठाते थे। मैं अगर अपनी ही बात करूँ, कमनतः सब लोगों की बात है जिनकी उम्र 30, 32, 40, 45 साल की उम्र में होगी। हम सुबह उठते थे, थैला उठाते थे, तो कहाँ जाना है? कचरा फेंकने जाना है। देखिए, आज सुबह सुबह जब हम उठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस बात से नींद खुलती है कि कचरा उठाने वाला आया, कचरा उठाने वाले आया। तो देखिए, सरकार की सहभागिता रहती है और सरकार के कारण ही सब कुछ हो गया। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि सरकार जितने कार्य करती है वो आपके टैक्स के पैसे से कर रही है। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि लोग छत के ऊपर से कचरा फेंक दिए या कचरा फेंक के कहीं और गिर गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा या लोगों से जानना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक डस्टबिन रखते हैं, तो उसमें अगर आपको कचरा डालना होता है तो आप आराम से जाके उसमें कचरा डालते हैं। 50 रुपये का, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये का डस्टबिन है। अगर वो डस्टबिन जब गिर जाता है, आप उसे उठाने जाते हो, आप ये बोलते हो कि मेरा डस्टबिन गिर गया। लेकिन जब आपके एरिया में कचरा उठाने वाली गाड़ी जाती है, तब आप कहीं भी कचरा फेंक देते हो। क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो भी आप ही के टैक्स के पैसे से बना है? एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना है। ये इतनी अच्छी योजना है कि जब हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, बाहर में पढ़ाई करते थे, घर जब आते थे तो रोड के किनारे हम लोग के पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते थे। लेकिन आज इस जल जीवन हरियाली योजना के कारण जहाँ भी आपको रोड बन रहे हैं, रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे बन रहे हैं और हर तरफ पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं। तो देखिए, उसका फ़ायदा क्या होता है? हरियाली तो बढ़ ही रही है। हरियाली बढ़ने से पर्यावरण का संतुलन बढ़ ही रहा है, सरकार का योगदान इसमें दिख ही रहा है। और देखिए, इसमें एक जल और जीवन, जल का भी है। देखिए, आज तालाबों का जीर्णोद्धार हो रहा है, ये सरकार के कारण ही हो रहा है। इन तालाबों के जीर्णोद्धार होने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, आप लोग श्रोतागण इस बात को ध्यान से सुने, आज बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको तालाब और कुआं शब्द नहीं पता है। अगर पता है तो उन्हें सिर्फ किताबों में पता है। लेकिन चूँकि इस योजना के थ्रू इन तालाबों के जो जीर्णोद्धार हो रहे हैं, आज आप गांव में जाइए, एक अलग ही रूप में तालाब दिख रहे हैं, 2-3 कलर से वो पेंट किए हुए दिख रहे हैं। हम पहले टीवियों में देखते थे कि तालाब के ऊपर
या कुएं के ऊपर एक डंटल बना हुआ है और एक रस्सी खींचने के लिए बाल्टी बनी है। अमूमन हम लोग फिल्मों में देखते थे, लेकिन आज ये बिहार के हर गाँव में दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा योगदान सरकार और सरकार की वो एजेंसियाँ और वो आम लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करने में सहायक है, उनका योगदान हो रहा है। तो आम लोगों से भी यही मैं गुजारिश करूँगा कि अपने भी भागीदारी देखा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि अपने घर के डस्टबिन को साफ़ रखते हैं और कचरा उठाने वाला जब आता है उसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधों को भी आप नुकसान नहीं पहुँचा। अमूमन देखने में आता है कि रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोग उसे तोड़ देते हैं। कहीं कहीं देखने, अभी पटना शहर की मैं बात करूँ, बहुत जगह पे नगर निगम और राज्य सरकार के द्वारा अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, कुछ लोग गलत नियत से उसे तोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे बहुत नुकसान होता है। ये सब आप ही के लिए है और सिर्फ सरकार के भरोसे और सरकार की नीतियों के भरोसे ही ना बैठे रहें, अपना भी उसमें योगदान करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, क्लीन इंडिया को लेकर इतनी अच्छी संदेश दी। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना क्लीन इंडिया अभियान किस तरीके से चल रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है और किस तरीके से हमें सजग रहकर और जागरूक रहकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।